जय हिंद दोस्तों। तो आज हम कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं। ये कैलकुलस सीरीज़ का हमारा फर्स्ट पार्ट है। इस सीरीज़ के अंदर फर्दर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसका आज हम फर्स्ट पार्ट यानी कि कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्दर जो सेकंड वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताऊंगा और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इस सीरीज़ के अंदर स्पेशलिटी ये रहेगी कि मैं आपको साथ साथ PYQ कराते रहूँगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज़ के अंदर डाले भी हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगता रहेगा कि सवाल बेसिकली आते कैसे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और मैं बिल्कुल ही बेसिक से आपको बताने वाला हूँ, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमको तो लिमिट्स नहीं आता था 11th क्लास का तो हम कैसे करेंगे। दैट आई विल मैनेज। बस आपको क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठना है। जो भी मैं बता रहा हूँ आपको उसके अंदर से जो फील होता है वो आपको नोट करते जाना है, एक बार रिवाइज करना है, एंड आई थिंक दैट मच विल बी फाइन। सेकेंड जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो यहाँ पे हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। अगेन आपको पता ही है काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो एक वीडियो में कवर नहीं करूँगा मैं। इसके 3 अलग अलग पार्ट्स बना देंगे। एक के अंदर हम रेट ऑफ चेंज पढ़ लेंगे, दूसरे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और तीसरे में हम मैक्सिमम मिनिमा के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अगेन थर्ड चैप्टर जो हमारा इस सीरीज़ के अंदर यानी कि कैलकुलस वाली सीरीज़ के अंदर रहेगा वो इंटीग्रल से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, इंटीग्रल्स के अंदर हम इंटीग्रेशन के बारे में पूरा ही पढ़ लेंगे, पर इसके अंदर भी अगेन मैं फर्दर थोड़े से पार्ट्स बना दूंगा। जैसे कि एक वीडियो सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कर देंगे हम, है ना, एक वीडियो हम बाय पार्ट से कर देंगे, एक पार्शियल फ्रैक्शन से कर देंगे, एक मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन से बना देंगे। जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा नहीं है कि भाई शॉर्ट में सब कुछ निपटाने के चक्कर में मैं कुछ स्किप कर दूंगा। स्किप में कुछ नहीं करने वाला यहाँ पे। तो इनफैक्ट इंटीग्रल्स के अंदर NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं मोस्ट ऑफ दी NCERT को भी कवर करूँगा यहाँ पे। अगेन AOD में भी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की NCERT इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके सवाल थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, इसलिए ज़्यादा मैंने यहाँ पे PYQ के ऊपर फोकस किया है। इसके बाद 2 चैप्टर्स और हैं छोटे छोटे से। एक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम एरिया अंडर द कर्व भी बोल सकते हैं, वो पढ़ेंगे। ये तो एक ही बारी में कवर हो जाएगा। देन हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कैलकुलस के लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है, और कॉन्टिन्यूटी समझने के लिए हमें लिमिट्स का समझना जरूरी है। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में समझते हैं ना, कॉन्टिन्यूटी का मतलब वही होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो लगातार हो रही है। ठीक है, अच्छा भाई, मैंने पर आपको क्या कहा कि कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए लिमिट्स को समझना जरूरी है। अच्छा भाई, लिमिट्स क्या है? जैसे कि सपोज मैं एक आदमी हूँ, अब मेरे यहाँ पे राइट साइड में कोई खड़ा है और लेफ्ट साइड में कोई खड़ा है। अगर तो मेरा राइट पड़ोसी और लेफ्ट पड़ोसी एक दूसरे से एग्री करते हैं, मतलब जैसे मैंने इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने इनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, सपोज इसने कहा कि मेरा नाम अंकित है, इसने भी कहा मेरा नाम अंकित है, यानी कि एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। तो इस नाम बताने वाले केस में मैं ये बोल सकता हूँ इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे मेरा लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं। ये लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी को लिमिट्स के केस में हम LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। थोड़ा सा मैं लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होकर उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, पर उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर मेरे जस्ट लेफ्ट में जो वैल्यू है और जो मेरे जस्ट राइट में जो वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे से मैच खाती हैं, तभी मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। पर हमें लिमिट से एक स्टेप अब आगे जाना है, क्योंकि लिमिट्स तो जो होता था वो हमारा 11th क्लास में होता था। अब की बार हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो जस्ट एक स्टेप यहाँ पर हमारा ऐड हो गया। क्या? अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा था, लेफ्ट पड़ोसी और राइट पड़ोसी की बात कर रहा था। अब मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगेन सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका नाम क्या है। जैसे सपोज इसने बोला मेरा नाम अंकित है, लेफ्ट वाले ने भी बोला मेरा नाम अंकित है, और मैंने भी बोला मेरा नाम क्या है, अंकित है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, यानी कि तीनों अगर एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं तब हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आगे बात समझ में। अगर मैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ आप समझ ही सकते हो कैसा होगा। इसके अंदर कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए भाई। जैसे कि सपोज मैंने ये एक ग्राफ बना दिया है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं मैंने बिना पेन को उठाए ये ग्राफ बना पाया। या फिर सपोज मैं कोई ऐसा ग्राफ बना दूँ,
तो अगेन ये क्या है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। पर अगर सपोज मैं एक ऐसा कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक तो ये कुछ ऐसा था, पर इसके बाद ही कुछ ऐसा हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक तो मैंने इसे कॉन्टिन्यूस बनाया, फिर मेरे को पेन उठाना पड़ा और यहाँ पर फिर मैंने आगे इस ग्राफ को कंटिन्यू किया। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ग्राफ के अंदर क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो डिसकॉन्टिन्यूटी को पिक मैं कैसे करता हूँ, देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के हल्का सा लेफ्ट पे जाके इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, हल्का सा इसके लेफ्ट पे आया, वैल्यू चेक करी और ये हमें आउटपुट वैल्यू ये मिल रही है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के हल्का सा राइट में जाऊंगा तो मेरे को आउटपुट वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी। आप ध्यान से देखो तो आपको ये नज़र आएगा कि इसके हल्का सा लेफ्ट में और जो हल्का सा राइट में हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है, यानी कि सेम नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि इन दोनों की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कॉन्टिन्यूस होना तो बहुत दूर की बात है। आगे बात समझ में, तो कॉन्टिन्यूटी होने के लिए आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन के जरिए बाकी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे बेसिक मीनिंग थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब बेसिकली कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, मतलब कि बिहेव कैसे करता है, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आपको कुछ लिमिट्स की बातें पहले से पता होनी चाहिए, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल के ज़रिए क्लियर करता चलूँगा, मैथमेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ अब मैं डायरेक्टली, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह टाइप के। तो जैसे कि सपोज पहले केस में आपसे किसी ने पूछा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 3 + x किसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जब 1 के नज़दीक जा रही है तो 3 + x किसके नज़दीक जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपली 1 डाल दोगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुत ही आसान सी बात थी। पर अगर सपोज यहाँ पे अब की बार किसी ने आपसे पूछ लिया लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x² - 1 अपॉन में x - 1 किसके इक्वल है, तो आप यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूज़ हो सकते हो। क्यों कन्फ्यूज़ हो सकते हो थोड़े से, क्योंकि अब की बार अगर आप यहाँ पे लिमिट डालते हो तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 यानी कि 0 आ गया, और नीचे भी क्या आ गया, 1 - 1 0 आ गया। अब यहाँ पे 0/0 आ गया, जो कि क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो एक बहुत ही बेसिक सा तरीका जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो उसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे आपको a² - b² तो नज़र आ ही रहा होगा, तो इसको आप लिख सकते हो a - b a+1, और अपॉन में भी आपके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे x - 1 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर आप x - 1 से x - 1 को कैंसिल कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, x + 1, और अगर अब आप इस बचे हुए पार्ट में लिमिट अप्रोच कराते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, अपना 2 आ जाएगा। पर अब मेरे से कुछ बच्चे यहाँ पे एग्री नहीं करेंगे, वो बोलेंगे सर अगर तो x 1 को अप्रोच कर रहा था, यानी कि x की वैल्यू अगर 1 थी तो x - 1 तो 0 था, और यहाँ पे भी x - 1 क्या था, 0 था। तो आप 0 को 0 से तो काट ही नहीं सकते, बिकॉज 0/0 अभी तो क्या बताया था आपने, नॉट डिफाइंड बताया था। ये बात बिल्कुल सही भी है, पर यहाँ पर जो बात गलत है वो बात गलत ये है कि x की वैल्यू जो है, मैंने क्या कहा कि वो 1, x की वैल्यू 1 नहीं है, x की वैल्यू 1 के नज़दीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकता हूँ कि x जो है वो 1.01 के इक्वल है सपोज, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1.01 - 1 यानी 0.01, और ये भी 0.01, और ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ गए, अपने 1 आ गए। तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि लिमिट के केस में हम एग्जैक्टली x की वैल्यू 1 है की बात नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि x की वैल्यू है वो 1 के नज़दीक है, और 1 के नज़दीक दो तरफ से हो सकती है, इसके राइट से भी हो सकती है और इसके लेफ्ट से भी हो सकती है। राइट से जैसे कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया 1.01, अगर 1 की वैल्यू लेफ्ट से इसके नज़दीक होती तो क्या हो सकता था, 0.9999 ऐसे कुछ हो सकता था। अगेन यहाँ पे आइडेंटिकल वैल्यूज़ हमें मिलेंगी और वो कैंसिल होकर क्या बन जाएगी, 1, और जब बचे हुए पार्ट में मैं लिमिट अप्रोच कराऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, 2। अब कुछ बच्चे मेरे से कहेंगे सर इस हिसाब से तो ये 2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 के नज़दीक जा रहा था तो ये तो 2 के नज़दीक जाएगा। जैसे सपोज ये 1.01 है तो ये तो 2.01 होना चाहिए था, पर आपने तो 2 लिख दिया। भाई लिमिट्स के केस में जितने भी आंसर्स निकलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा है, ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, इसको आप जितना जल्दी रियलाइज कर लो उतना अच्छा है। जो आप बोल रहे हो कि ये 2.01 है, मैं उससे एग्री करता हूँ। ये जो भी आंसर लिमिट के अंदर निकलते हैं ये सब के सब आंसर क्या रहते हैं, अप्रॉक्स इक्वल रहते हैं। पर हमें यही यहाँ पे देखना होता है कि जो ये अप्रॉक्स इक्वल कर रहे हैं, लिमिट मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है 2 की जगह 3 आ गया। अगर 2 की जगह 2.00000 और उसके बाद 10 करोड़ 0 के बाद कहीं 1 आ रहा है तो मैं उसको 2 बोल सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं 3 को 2 बोलने लग जाऊँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अदरवाइज ऑल्सो मैं अभी थोड़े से एग्जाम्पल और देता हूँ आपको तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिख दिया सपोज, और यहाँ पे लिख दिया मैंने x² माइनस 3x प्लस 2 और अपॉन में सपोज लिख दिया मैंने x² माइनस 4। अभी यहाँ पे मैं एक बेसिक मेथड डिस्कस कर रहा हूँ जिसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी हमने फैक्टराइज किया था और चाहे तो हम यहाँ पे भी अब इसको फैक्टराइज ही कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। जो ऊपर वाला पार्ट लिखा है इसके अंदर अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो फाइनली आपको x माइनस 2 x माइनस 1 देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, नीचे वाले को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो इधर भी a² माइनस b² लगा के a माइनस बी a प्लस बी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब a माइनस बी से अगर आप a माइनस बी कैंसिल कर दो तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। और अब बचे हुए पार्ट में मैं लिमिट लगा सकता हूँ, तो लिमिट लगाऊंगा बचे हुए पार्ट में तो 2 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 2, तो कितना आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, तो ये लिमिट्स को सॉल्व करने का कैसा मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है। एक दो मेथड में और आपके साथ डिस्कस करता हूँ और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स भी डिस्कस करता हूँ ताकि फर्दर जब हम कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन करें तो वहाँ पे आप थोड़े से कंफर्टेबल रहो। ठीक है, ओके गाइस, तो आगे चल लेते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। इसके अंदर अपने को सपोज दिया है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पर लिखा है सपोज x प्लस 2 माइनस √2, ये चलो √3 कर देता हैं, और अपॉन में लिखा है x माइनस 1। आप एक चीज़ सबसे पहले रियलाइज़ ये कर लो कि कभी भी आप कोई लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, अगर उसके अंदर आपको कहीं पर भी रूट नज़र आता है तो आप सबसे पहला स्टेप क्या कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो। ऑफ कोर्स उससे पहले आप चेक करके देख सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चेक करने जाओगे, 1 आपने इसमें डाला तो √3 माइनस √3 अपॉन में 1 माइनस 1 दैट इज 0/0 फॉर्म में आ जाएगी। पर मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर तो आप यहाँ पे रूट देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, रैशनलाइजेशन ट्राई कर सकते हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि रैशनलाइज हम हमेशा डिनोमिनेटर को ही करें। हम यहाँ पे बेसिकली रूट से इरिटेट हो रहे हैं तो हम रूट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। आ रही है बात समझ में आपको? तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में x माइनस 1। अब ये यहाँ पे अपने को इरिटेट कर रहा है तो इसी को रैशनलाइज कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा अब इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब अगर आप एक बार लिमिट समझ लोगे लाइफ इज़ वेरी इजी इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और ये चीज़ जितना जल्दी रियलाइज़ कर लो उतना अच्छा है कि बहुत ही मतलब कम चांसेस हैं कि एनसीईआरटी से आपका लिमिट्स का या कॉन्टिन्यूटी का शुरू से सवाल आने वाला है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से तो मेरे को नहीं लगता कभी भी कॉन्टिन्यूटी का सवाल आएगा। तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करोगे तभी आपको ये 3 मार्क्स मिल पाएंगे कॉन्टिन्यूटी के। ठीक है, तो देखो भाई इधर और समझाने की टेंशन तुम मेरे पे छोड़ दो, बस तुम बने रहो, समझा मैं खुद दूंगा। a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो गया a², रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। a² माइनस b², √3 का स्क्वायर 3 होता है, पता ही है आपको, अपॉन में x माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई कर लो 5%, तो ये 2 माइनस 3x माइनस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें इरिटेट कौन कर रहा था, 0/0 फॉर्म आ रही थी ना। अगर अब आप यहाँ पे इसको 1 सेकंड के लिए ध्यान से देखोगे ना भाई, तो आपको पता चलेगा। देखो 1 डालने से a0 बन रहा है और 1 डालने से a0 बन रहा है, पर ये दोनों ही एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स 0 हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि ये जो x है ये 1 नहीं है, ये 1 के नज़दीक है। ठीक है, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 काट दिया, बचे हुए में अगर मैं लिमिट डाल दूँ तो 1 में √3 प्लस √3, तो ये कितना आ गया 1/2√3। उससे इम्पॉर्टेंट हमने ये सीखा कि कभी भी हमें रूट दिखता है अगर लिमिट के सवाल में तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी सिंप्लीफिकेशन है इसकी आप टेंशन मत लो, ये मेरे को भरोसा आप कर लोगे। पर याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है रूट दिखे तो रैशनलाइज। ठीक है, अच्छा भाई अब देखो यहाँ पे मैं कुछ आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स भी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड ध्यान दो, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे याद कर लेनी है। क्या चीज़ें याद कर लेनी है आपको? अब इसका मैं प्रूफ देने बैठूंगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो अभी आपको ये सब चीज़ें डायरेक्ट याद कर लेनी है कि अगर कहीं भी sin x अपॉन में x लिखा दिख रहा है ना आपको, और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है 0 को, तो ये 1 की इक्वल होता है। अच्छा भाई देखो, इसको गंदी तरह नहीं रटना, थोड़ा समझ के रटना है।
देखो मीनिंग क्या है वो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मीनिंग यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो लिखा है और यहाँ पे जो लिखा है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि लिमिट ज़ीरो को अप्रोच करे कोई नेसेसरी नहीं है, पर लिमिट जिसको भी अप्रोच करे उससे ये जो दो सेम वैल्यू हैं ये ज़ीरो को अप्रोच करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह ज़ीरो डालता हूँ तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि अब की बार देखो ज़ीरो तो नहीं कर रही लिमिट अप्रोच, अब की बार तो 2 कर रही है ना। पर यहाँ पे अब की बार मैंने लिखा है sin x - 2 और अपॉन में क्या लिखा है, x - 2। तो नंबर 1 चीज़ जो आप रियलाइज़ कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि ये दोनों क्या हैं, सेम है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। और दूसरी चीज़ ये रियलाइज़ कर सकते हो जब आप x की जगह 2 डालोगे तो ये जो दो सेम वाले भाई हैं ना, ये किसको अप्रोच कर रहे हैं, ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो सिर्फ इतनी सी कंडीशन, लिमिट कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये दोनों सेम रहने चाहिए और इस लिमिट के अप्रोच करने से ये दोनों सेम ज़ीरो को अप्रोच करने चाहिए। अगर तो ऐसा हो रहा है तो ये 1 के इक्वल रहेगा। इनफैक्ट सपोज अभी तो मैंने 2 ही अप्रोच किया, चलो मैं इन्फिनिटी अप्रोच कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया sin 1/x अपॉन में 1/x, ठीक है। अब 1x की जगह आप ये देखो, सबसे पहले ये देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये देखो, अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी डालते हो तो ज़ीरो की तरफ चल देगा और ये भी ज़ीरो की तरफ चल देगा, तो ये कितना हो गया अपना, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अच्छा देखो और देखो, अगर सपोज यहाँ पर लिखा है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पे लिखा है sin क्यूब x और नीचे की तरफ लिखा है x क्यूब, तो गाइस अरे सॉरी ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि अगर तो यहाँ पे कितने साइन है अपने पास ऊपर 3 साइन है। इन 3 साइन का इलाज करने के लिए नीचे कितने x हैं, 3 ही x हैं। तो ये बेसिकली क्या होगा, sin x by x, sin x by x, sin x by x, समझ रहे हो। तो ऊपर अगर साइन की क्यूब है यानी कि 3 साइन अवेलेबल हैं, तो नीचे की तरफ भी कितने x अवेलेबल होने चाहिए अपने पास, 3x अवेलेबल होने चाहिए, तभी मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, 1 लिख पाऊंगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को यहाँ पे आपको और भी एक्सप्लेन करनी है। भाई तुम भी इधर आओ यार। ठीक है भाई, अभी एक चीज़ याद रख लेना, ये जो भी कहानी मैंने आपको यहाँ पे सुनाई ना, ये एक बहुत ही बेसिक सी कहानी थी और दिस पूरी कहानी इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर नॉट जस्ट दिस साइन थिंग बट ऑल्सो फॉर इफ आई से, अगर मैं बोलूँ साइन इनवर्स x बाय x, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, साइन इनवर्स x बाय x, ये भी 1 होगा। अगर सपोज ये तो साइन था और साइन इनवर्स था, अगर यही बात मैं tan के लिए भी बोल दूँ तो tan के लिए भी ये ट्रू हो जाएगा। tan x बाय में x भी किसके इक्वल है, 1 के, और tan इनवर्स x बाय x भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। बट अगेन कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी वही सेम यहाँ पे भी रहेंगी, जैसे कि ये और ये सेम रहने चाहिए और लिमिट कुछ भी हो उस लिमिट के अप्रोच करने से ये दोनों किसको अप्रोच करने चाहिए भाई, 0 को अप्रोच करने चाहिए। अगर तो ये सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ सपोज आई हैव रिटन हियर लाइक लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स x की पावर 5 और नीचे भी x की पावर 5 लिख दिया, तो आप देख सकते हो ये दोनों सेम है। जब मैं x की जगह 0 डालूंगा तो ये दोनों 0 की तरफ चल देंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। नॉट जस्ट दैट, अगर सपोज कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे सपोज कहीं पर लिखा है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पे सपोज लिखा है tan 5x अपॉन में x। नाउ यू गाइस टेल मी, अगर ऊपर 5x है तो क्या मैं बोल सकता हूँ नीचे भी 5x ही होना चाहिए था, तो यहाँ पे एक 5 होना चाहिए था, पर 5 तो है नहीं नीचे, तो मैंने अपने मन से यहाँ पे नीचे एक 5 डाल दिया। अब नीचे अपने मन से तो नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने ऊपर भी एक 5 को डाल दिया। अब ये क्या हो गया, tan 5x बाय में 5x, तो आप देख सकते हो ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। अब ये दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो ये पूरा मैटर किसके इक्वल बन जाएगा, 1 के इक्वल बन जाएगा। 1 से 1 के इक्वल बन गया तो अपना आंसर इसका कितना आ गया, 5 आ गया। आई होप इतनी बात आपको समझ में
आ गई होगी। अभी तक मैंने कहीं भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग अलग कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस नहीं किया। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही लिमिट को सॉल्व करता चल रहा हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको अच्छे से भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट को सेपरेटली और राइट हैंड लिमिट को सेपरेटली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यही होता है जिस भी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसका हल्का सा लेफ्ट जाके, कितना हल्का, बहुत हल्का सा लेफ्ट में जाके हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। और RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट का मतलब यही होता है जिस भी पॉइंट पे हम लिमिट को कैलकुलेट करें उसके हल्का सा राइट, मतलब बिल्कुल इत्तू सा हल्का सा राइट जाके हमें क्या करना है, उसको चेक करना है। आई होप ये जो भी कहानी मैंने आपको सुनाई है ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन बस लास्ट डिस्कस कर रहा हूँ लिमिट्स का, फिर हम कॉन्टिन्यूटी पे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही रिपीटेडली आस्क्ड है ये, मतलब आपके कॉन्टिन्यूटी के सवालों में भी आपको रिपीटेड दिखते रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 माइनस cos 2x अपॉन में x²। ठीक है भाई, अब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काफ़ी बार ये चीज़ देख रहे थे कि 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल होता है। स्टिल अगर आपको नहीं ध्यान है तो यहाँ पे बेसिकली cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, एंड दिस आइडेंटिटी इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ भाई। ठीक है, अपॉन में x² हो गया। आ गई इतनी बात समझ में। अब अगर मैं यहाँ पे 1 से 1 को काट देता हूँ तो अपने पास कितना बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में x²। अब ये भाई तो आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये 1 के इक्वल है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर 2 आ जाएगा। आई बात समझ में। बस आपको समझना तो है बट रटना नहीं है। देखो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी सी बात समझो। आप ये याद रख लो क्या कि 1 माइनस cos 2x जो होता है ना, ये 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जितना भी एंगल था इधर जाते समय उसका आधा हो जाता है। यानी कि अगर कभी आपको cos 2x की बजाय यहाँ पे सपोज cos 4x दिख गया तो आप यहाँ पे ये कहोगे कि गुरुजी ये 4x का आधा यानी कि कितना हो गया, 2x हो गया। अगर यहाँ पे किसी दिन सपोज आपको सिर्फ x दिख गया तो आप कहोगे सर ज़्यादा कोई टेंशन मत लो आप, ये सिंपली क्या हो गया, x/2 हो गया, बिकॉज यू नो दैट कि इधर से इधर जाते समय एंगल क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इतने में कोई भी टेंशन है तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ लो। अच्छा पूछोगे कैसे, आप तो आज मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पर कोई बात नहीं, आई होप आपको कोई ज़्यादा टेंशन इसके अंदर आ नहीं रही होगी। ठीक है, तो आगे चल लेते हैं। अब हम मेनली कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे और सारी की सारी कॉन्टिन्यूटी की बात हम क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख के पहले से ही रख रखे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। देखो भाई, अब यहाँ पे हमको बोल रहे हैं, एक तो चलो मॉड ही आ गया दिमाग ख़राब करने के लिए, कोई बात नहीं, इसके साथ भी डील कर लेंगे। यहाँ पे देखो सवाल पढ़ते हैं एक बार। बोल रहे हैं फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, कि आपको ये बताना है कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई हम कॉन्टिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, है ना, कि अगर कॉन्टिन्यूस नहीं हो तभी तो हम बोलेंगे ना कि डिसकॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी आनी चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी को हम चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो और उससे भी ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे, यानी कि हमारे शक के पॉइंट्स कहाँ पे हैं जहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी को जाके चेक करेंगे। तो आप एक सीधा सा हिसाब ये याद रख लो, जहाँ पे भी ये पीस वाइज फंक्शन है, अच्छा जो भी इस टाइप के फंक्शन होते हैं कि -3 से छोटे पे ये, -3 से 3 पे ये और 3 से बड़े पे, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। ज़्यादातर कॉन्टिन्यूटी में आपको यही दिखेंगे। देखो आगे के सवालों में भी यही लिखे रहेंगे इस तरीके से है ना, कि 0 होगा तो ये है k है, और अगर 0 नहीं हुआ तो ये है ना। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन लिखे रहते हैं इन्हें पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। तो पीस वाइज फंक्शन में आप एक चीज़ ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, कि आपको सिर्फ उन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है जहाँ पे फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे -3 से जब छोटा है तो ये है, अगर ये -3 से बड़ा है तो ये -2x बन जाता है। अगेन अगर ये 3 से छोटा है तो ये -2x है, x की वैल्यू अगर 3 से छोटी है तो ये -2x हो जाती है, और अगर तो x की वैल्यू 3 या उससे बड़ी है तो ये 6x +
2 हो जाता है। यानी कि हमारे शक के 2 पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं। एक बनता है -3 क्योंकि -3 से छोटे पे फंक्शन कुछ और है और -3 से बड़े पे फंक्शन कुछ और है। अगेन दूसरा शक का पॉइंट हमारा क्या बनता है 3 क्योंकि 3 से छोटे पे फंक्शन कुछ और है और 3 से बड़े पे फंक्शन कुछ और है। तो एक एक करके हम इन 2 पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्टिन्यूटी को चेक करता हूँ एट x इज इक्वल्स टू -3। सो कभी भी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, आपको यहाँ पे 3 चीज़ें लिख लेनी है। एक लिख लेना LHL, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। दूसरा लिख लेना आपको RHL, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट। और तीसरा लिख लेना है आपको फंक्शनल वैल्यू, यानी कि f-3 पे चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे f-3। अब सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि अगर तो x की वैल्यू -3 हो जाएगी तो आप ये देख सकते हो कि फंक्शन हमें ये वाला लेना है, यानी कि फंक्शन क्या रहेगा, मॉड ऑफ x प्लस 3 रहेगा। अगर आप -3 इसमें डालते हो तो -3 का मॉड कितना होता है, 3 होता है, और 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। यानी कि फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 6। अब 6 के ही इक्वल हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आनी चाहिए और 6 के इक्वल ही हमारी राइट हैंड लिमिट आनी चाहिए, तभी हम फंक्शन को क्या बोल पाएंगे कि ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देखो भाई, अब तक LHL का मतलब क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 तो है ही है, पर -3 को ये कहाँ से अप्रोच कर रही है, उसके लेफ्ट से अप्रोच कर रही है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि -3 में से हमने हल्का सा कुछ घटा दिया है, तब वो कहाँ चला गया, -3 के लेफ्ट में चले गया। और अब हम इस पॉइंट से -3 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखने का तरीका क्या है, इसे -3 को हम हल्का सा लेफ्ट अप्रोच कर रहे हैं। कैसे लेफ्ट कैसे जाएंगे -3 के, हम उसमें से हल्का सा कुछ घटा देंगे। तो नंबर लाइन पे सोचो आप, अगर -3 में से आप हल्का सा कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप -3 के हल्का सा लेफ्ट में चले जाते हो। अब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से -3 की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। RHL में आप कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस। अगेन इसको भी आप नंबर लाइन पे सोच सकते हो। अगर आप -3 में हल्का सा कुछ ऐड करोगे तो आप नंबर लाइन पे राइट साइड में शिफ्ट हो जाओगे। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से आप -3 की तरफ आने की कोशिश कर रहे हो। ज़्यादा कुछ दिमाग पे जोर जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। -3 के आसपास की वैल्यू है, बस -3 के हल्का सा लेफ्ट में, -3 के आसपास की वैल्यू है, बस हल्का सा -3 के राइट में। ठीक है, अब देखो -3 से अगर हमारी वैल्यू हल्की सी भी छोटी हुई, यानी कि हल्का सा भी उसमें लेफ्ट गई, तो फंक्शनल वैल्यू ये, तो मैं यहाँ पे mod x प्लस 3 लिख लेता हूँ। और अगर तो -3 में हल्का सा भी कुछ जोड़ दूंगा तो वो -3 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर -3 से x बड़ा है तो फंक्शनल वैल्यू क्या है, ये है। अब देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक 0/0 फॉर्म नहीं बनती है। वैसे तो इसको हम, जैसे कि ये लिखा है -3 प्लस, तो इसे -3 प्लस h की तरह करके एट टाइम्स आपके टीचर्स भी कराते हैं, पर वो सिर्फ तब मतलब यूज़फुल ज़्यादा रहता है कि अगर कहीं पे 0/0 फॉर्म बन रही है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, अदरवाइज़ उसकी कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैंने -3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, -3 से हल्का सा एक्चुअली बड़ा है, पर वैसे भी मैंने आपको बताया था जितने भी आंसर निकलते हैं लिमिट में सब अप्रॉक्स ही रहते हैं, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये कितना आ गया, उस हिसाब से 6 आ गया। अच्छा भाई, यहाँ पे भी देखो, अगर मैं -3 इसके अंदर डायरेक्ट अप्रोच करा देता हूँ तो -3 का मॉड प्लस 3, तो ये कितना आ गया 6। आप कहोगे सर फिर ये माइनस प्लस लिखने का फ़ायदा ही क्या होगा। भाई इसका फ़ायदा तब होगा अगर कहीं पे 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा होता है और इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बिल्कुल आपको इनिशियली बताया था, ये इस टाइप का प्रॉब्लम है कि अगर आप 1 को डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर रहे हो तो आपका आंसर आ जा रहा है। ऐसी कोई 0/0 फॉर्म टाइप की इरीटेटिंग चीज़ बनी नहीं रही है कि आपको उसके अंदर अपनी माथापच्ची करनी पड़े। ठीक है, ओके, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अब यहाँ पे मैं एक बार इंग्लिश में लिख दूंगा, एज LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल टू f-3, therefore fx is continuous at x is equals to -3। आई होप ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इतना एज सच कुछ मेजर चैलेंज इसके अंदर आपको नहीं आ रहा होगा। जैसे हमने -3 पे फंक्शन को चेक किया, ऐसे ही अब हम 3 पे भी चेक करेंगे। तो मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे एक बार। तो एट x इज इक्वल्स टू 3 अब मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरा शक का पॉइंट हमारा वही है। तो लिमिट, सॉरी, यहाँ पे एक बार LHL लिख लिया, एक बार यहाँ पे RHL लिख लिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, f3 लिख लिया।
F3 पे तो कोरिया का बच्चा भी आंसर बता देगा कि सर यहाँ पे तो 6 3 18 + 2, तो डायरेक्टली 20 लिख दो। लिमिट x अप्रोचेज टू, यहाँ पे 3 पे चेक कर रहे हैं, सो LHL में 3 माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे 3 पे ही चेक कर रहे हैं तो RHL में 3 प्लस लिखेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर x की वैल्यू 3 माइनस यानी कि 3 से हल्की सी छोटी है, अगर x की वैल्यू 3 से हल्की सी छोटी है तो आपको फंक्शन क्या लेना है, -2x। आप डायरेक्ट लिमिट अप्रोच करा दो, x की जगह 3 लिख दो। अच्छा, इसमें कई बच्चे पता है क्या समझेंगे कि x की वैल्यू जो -3 है, भाई वो -3 नहीं है, अपने दिमाग में बिठा लो। क्यों? मैंने ये जो 3 माइनस लिखा है इसका मतलब ये है कि 3 में से हल्का सा कुछ घटा रखा है, जैसे 0.1 घटा दिया तो ये कितना हो गया, 2.99 है। हालांकि उससे भी छोटी वैल्यू घटाई है, यानी कि 2.999999 पता नहीं कितने 9, ठीक है, तो ये लगभग क्या है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया तो ये कितना आ गया, -6 आ गया। अब आगे तो वैसे चेक करने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे 20 आ रहा है और यहाँ पे -6 आ रहा है, तो आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हो एज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL इज नॉट इक्वल्स टू F3, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। फिर भी मैं आगे थोड़ा सा कर देता हूँ एक बार आपके लिए। 3 प्लस पे चेक करता हूँ तो ये क्या है, 6x + 3 है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट 6x + 2 है, सॉरी, तो 6 3 18 + 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो हम लिख देंगे एज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया है यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू का मैटर क्या होता है। फंक्शन की वैल्यू -3 पे, -3 के हल्का सा लेफ्ट पे, -3 के हल्का सा राइट पे हमेशा ही क्या है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा। आप अब यहाँ पे देखो अगर, तो 3 पे तो कितनी थी, 20 थी, 3 के राइट में कितनी थी, 20 थी, पर 3 के अगर मैं लेफ्ट में देखता हूँ हल्का सा, तो देखो कितनी छोटी हो गई, -6 हो गई, यानी कि एक गैप आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं 3 के हल्का सा भी लेफ्ट में जाता हूँ तो इसका मतलब 3 पे क्या आ रहा है, ग्राफ में ब्रेक आ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीटेड भर दिए ऐसे ही, मतलब कुछ भी, हर क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने के मिलेगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, आगे चल लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो अब की बार इन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि ये जो फंक्शन है ना भाई, ये कॉन्टिन्यूस है। दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यानी कि अब की बार जो हमने पिछली बार चेक कर रहे थे ना, LHL RHL और F फंक्शनल वैल्यू एट जो भी पॉइंट था, वो अब की बार अपने को पहले से ही पता है कि वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप मेरे को थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के 5% ये बताओ कि हमें चेक कहाँ पे करना चाहिए। इधर देखो और मेरे को बताओ कि फंक्शनल को हमें शक कहाँ पे होना चाहिए। देखो आप अगर ध्यान से देखो तो ये 2 पे चेंज हो रहा है ना, तो एक तो हमें 2 पे चेक करना चाहिए, दूसरा हमें कहाँ पे चेक करना चाहिए, 10 पे चेक करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करूँगा इसे, तो आप लोग ध्यान देना। एट x इज इक्वल्स टू 2 कर रहा हूँ सबसे पहले इसे मैं चेक, तो यहाँ पे LHL लिख देते हैं एक बार, कोई नहीं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, LHL RHL, और यहाँ पे क्या है, F2। देखो F2 पे तो डायरेक्टली 5 ही बता रखी है वैल्यू, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। LHL में क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेज टू, कहाँ पे चेक कर रहा हूँ, 2 पे, तो 2 माइनस, और RHL में क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस। आई होप इतनी बात आप सब लोग क्लियर है। अगर x की वैल्यू 2 माइनस यानी कि 2 से हल्की सी क्या है, छोटी है, तो अगर x की वैल्यू 2 से हल्की सी छोटी है तो यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया अपना, 5 आ गया। पर अगर x की वैल्यू 2 से हल्की सी बड़ी है तो आपको ये समझना है कि अब की बार फंक्शन क्या है, ax + b है। अगर अब मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो ये कितना हो गया, 2a + b, एंड एज दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, मीन्स इट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल द वैल्यू। हमने 2 पे चेक किया तो ये 2 पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा। तो हमें पहले से पता है LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन बना सकता हूँ कि 2a + b किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो भाई, मैं दूसरे शक के पॉइंट यानी कि एट x = 10 पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे भी मैं पिछली बार की तरह LHL RHL और F10 लिख देता हूँ। तो F10 पे तो 1 है तो पता ही चल रहा है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 10 माइनस, है ना, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 10 प्लस। अगर x की वैल्यू 10 से हल्की सी बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 10,
तो फंक्शनल वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 आ गई। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मैच ही हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, 10 से अगर x की वैल्यू हल्की सी छोटी है तो ये कितना रहेगा फंक्शन अब की बार ax प्लस बी रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे x की जगह 10 डाल देते हैं तो 10a प्लस बी हो गया, और क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस था तो इस हिसाब से 10a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके यहाँ पे a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं a और b को सॉल्व कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ क्योंकि मेरा मनपसंद है। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, दोनों इक्वेशंस को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो b से b क्या हो गया, गायब हो गया। और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 8a इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 आ जाएगी। अगर आप a की वैल्यू -12 किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें चाहे इसमें, दोनों में से कोई इसी में डाल दो तो b की वैल्यू आपको देखने के लिए यहाँ से 6 मिल जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, एक बार वीडियो भी देख ली मैंने, सही आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, वेरी नाइस। ओ देखो भाई, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्योंकि इस क्वेश्चन में एक नहीं मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये समझ लोगे ना, मतलब सबसे मुश्किल क्वेश्चन आज तक बोर्ड वालों ने मेरे हिसाब से तो यही पूछा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पी और क्यू की वैल्यू निकालो। अगर तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, चेक कहाँ पे करेंगे, ये चीख के बोल रहा है कि π/2 पे चेक करो, तो मैं π/2 पे ही चेक कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LHL RHL, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को पहले से ही पता है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्लास में करा रखा है ना मैंने, ठीक है भाई। तो इसको भाई ध्यान से थोड़ा सा समझना, मैं काफ़ी सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स भी हो सकता है बीच में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखो भाई इधर, तो सबसे पहले तो f π/2 की वैल्यू p है, ये तो सबसे पहले लिख देता हूँ भाई, मेरे को लगेगा 1/3 काम हो गया तो भाई मज़ा आ गया, पर इनसाइड मी को तो पता है ना अभी कि कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, LHL में क्या है, π/2 माइनस है, और RHL में क्या है, π/2 प्लस है। लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 प्लस, ठीक है भाई। अब देखो x की वैल्यू अगर π/2 से छोटी है तो आप समझ पा रहे हो कि ऊपर वाला फंक्शन लेना है हमें, 1 - sin क्यूब x अपॉन में 3 cos स्क्वायर x। अच्छा भाई, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट करो, जैसा कि अभी तक मैं पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही डायरेक्ट भर देता था, तो देखो लाइफ कितनी डिफिकल्ट है। sin π/2 1, 1 का क्यूब 1, 1 - 1 0, sin 90 यानी कि π/2 0, डायरेक्टली 0, तो यानी कि 0/0 फॉर्म हो रही है, यानी कि लाइफ इज़ वेरी हार्ड। नाउ आपको कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा जिससे 0/0 फॉर्म हट सके, ठीक है। अब इसके मल्टीपल जुगाड्स हो सकते हैं, पर देखो सबसे इजीली जो चीज़ मेरे को यहाँ पे स्पॉट हो रही है वो ये स्पॉट हो रही है कि ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में यहाँ पे a³ - b³ लिखा दिख रहा है मेरे को, 1³ माइनस साइन क्यूब, ठीक है। तो इसमें मैं a³ - b³ का फॉर्मूला चेप देता हूँ, तो a - b ब्रैकेट्स a² प्लस b² प्लस ab का मैटर आ गया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। और अपॉन में भी अगर आप अपनी 5% कितने 5% बुद्धि का इस्तेमाल कर लो तो आप मेरे को क्या बताओगे, सर ये 1 - sin स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, 1 - sin स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को बोल सकते हैं ना 1 - sin स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर को मैं 1 - sin इंटू 1 + sin लिख दूंगा। समझे नहीं समझे? तो मैंने बेसिकली यहाँ पे कौन से मेथड का इस्तेमाल किया, फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया। और ये मेरे को कैसे चला कि ये यूज़ करना है, क्योंकि मेरे को a³ - b³ ऊपर स्पॉट हो गया था। अगर ये स्पॉट ना होता, जैसे कि ऊपर यहाँ पे जब मैं RHL यूज़ करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे कुछ भी स्पॉट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे वो भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इरिटेटिंग बंदा था, यानी कि 1 - sin, इसी की वजह से 0 क्रिएट हो रहा था, क्योंकि साइन की जगह मतलब x की जगह जब मैं π/2 डालूंगा तो ये 1 बन जाएगा, और 1 - 1 आपको पता ही है कितना होता है, 0, तो ये 0 से 0 अब मैंने कैंसिल कर दिया। अब बचे हुए मैटर में अगर मैं π/2 यहाँ पे भरता हूँ तो देखो कितना बढ़िया होगा, sin π/2 1, π/2 1, तो ऊपर कितना हो गया 3,
नीचे एक 3 तो है ही, और ये भी 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये कितना आ गया 1/2। तो p की वैल्यू तो अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कितनी है 1/2, क्योंकि तीनों को इक्वल होना है ना भाई, तभी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो p की वैल्यू तो आ गई, कोई टेंशन नहीं है। अब q की वैल्यू निकालने के लिए एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। अब देखो RHL में क्या है, π/2 प्लस है, तो π/2 प्लस में ये वाला फंक्शन लग रहा है x इज ग्रेटर देन π/2 है, तो ये यूज़ करना है हमने, है ना। तो ये क्या हो गया 1 - sin x अपॉन में π - 2x का होल स्क्वायर। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो आपको इसको देख के ये समझ में आएगा कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लिटरली यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना फैक्टराइज हो रहा, ना रैशनलाइज हो रहा, कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे देखो इन्होंने क्या बोला हमने कि जो x की वैल्यू है वो π/2 प्लस है, जो x की वैल्यू है वो π/2 प्लस है, π/2 में से हल्का सा जोड़ते हैं ना हम तो x आ जाता है। तो मैंने कहा π/2 की जो वैल्यू है x की जो वैल्यू है π/2 प्लस, इसको मैं π/2 प्लस h बोल देता हूँ, नहीं समझे, इसको मैं π/2 प्लस h बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि यही लोग तो इतनी देर से बोल रहे थे ना जो x की वैल्यू π/2 से हल्की सी बड़ी है, तो कर दी मैंने हल्की सी बड़ी x की वैल्यू π/2 से। पर इन्होंने एक चीज़ और रिपीटेड बोल रहे हैं कि जो x की वैल्यू π/2 से हल्की सी बड़ी है। तो मैंने कहा अच्छा बेटे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, h जो है वो लगभग 0 है, मतलब बहुत हल्का सा है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे भी सेम कार्यक्रम बिठा देते हैं, तो x की वैल्यू जो है वो π/2 प्लस h है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रैकेट्स खोल लेता हूँ, हालांकि ये जो बोर्ड है ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हुए कम स्पेस प्रोवाइड करके मेरे को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है, पर कोई टेंशन नहीं है, आई विल टैकल विद दिस बोर्ड ऑल्सो। साइन 90 + थीटा आपको पता होना चाहिए कि ये कॉस थीटा के इक्वल होता है, अपॉन में यहाँ पे अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे सो ये कितना हो गया -π हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2h हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4h² हो जाएगा। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एक बार खुद से करके देखो, पक्का समझ में आ जाएगा। इतना कुछ ब्रैकेट खोलना नहीं आता क्या तुम्हें? तो भाई तुम यार इतने खतरनाक लोग हो, तुम ब्रैकेट क्या पता नहीं, पर ब्रैकेट तो तुम आराम से खोल ही दोगे एटलीस्ट। अब देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 - cos h आपको कभी भी दिखे तो आप इसे साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 1 - cos x 2 sin² x/2, इधर जाते समय एंगल आधा, ठीक है। सो यही कार्यक्रम अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ऑल्दो थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो ये कितना हो रहा है लिमिट। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब तक लिमिट अप्रोच ना कर दो ना उसे लिखते रहना भाई, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 2 sin² h/2 अपॉन में यहाँ पे लिखा 4h²। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था साइन के साथ जो भी एंगल होता है वही नीचे भी रहना चाहिए। अब यहाँ पे अपने पास क्या एंगल है h/2 है, तो यहाँ पे मेरे पास नीचे भी क्या होना चाहिए था h/2 है ना, और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसका भी क्या होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था। अब फ्री फंड में तो मेरे को कोई ये दे नहीं देगा, तो मेरे को मल्टीप्लाई भी यहाँ पे करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो sin² h/2 और नीचे h² का होल स्क्वायर, ठीक है, sin² h/2 और h/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। बताया था ना sin x/x कितना होता है 1 होता है। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या बचा उससे भी मिल लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये कितना हो गया 2q अपॉन में 4h², और ये वाला अपना बच गया मैटर, तो ये कितना हो गया h²/4 हो गया, ठीक है। तो h² से h² कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया q/8 बच गया। अब ज़्यादा इस क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं बचा है। हमारे जो LHL आया था ये 1/2 आया था, जो हमारा RHL आया है q/8 आया, और जो हमारा f π/2 है p है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, q की वैल्यू कितनी आ गई 4। दैट यू कैन मैनेज एट योर ओन, आई ट्रस्ट यू ऑन दैट, ठीक है। सो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी, जैसे जो भी ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना मैं, लेते रहो, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मतलब डिफरेंट हैं, मतलब ऐसे रिपीट टाइप कोई नहीं दिखेगा आपको। जो रिपीट दिखेगा वो मैं होमवर्क में ही दे दूँगा आपको,
ठीक है। अदरवाइज सब क्वेश्चंस क्या है इसके अंदर डिफरेंट ही हैं भाई, ठीक है। और इसके अंदर तो देखो हमने कितनी सारी चीज़ें सीखी। पहले हमने ये सीखा कि भाई LHL RHL π/2 सेपरेट करते हैं, चलो आप कहोगे तो पहले ही सीख लिया था। फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में फैक्टराइज कैसे करते हैं वो सीखा भाई। फिर हमने ये सीखा अगर हमारे बस की कभी ऐसा हो जाए कि कुछ ना हो, तो जैसे π/2 प्लस है तो π/2 प्लस को क्या लिख सकता हूँ, π/2 प्लस h लिख सकता हूँ। जैसे कि अगर इधर भी करना चाहता तो मैं π/2 माइनस को π/2 माइनस h लिख सकता था, जहाँ पे h क्या है, लगभग 0 है, बहुत छोटा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या सीखा कि 1 माइनस कॉस h को 2 साइन स्क्वायर h/2 लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर h/2 आ गया तो ऊपर नीचे सेम x बनाने वाली फॉर्म से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब इसे सॉल्व कर दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल आगे चल लेते हैं हम, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो आप देख रहे होगे कि जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट में यहाँ पे जाके, वो तो पूरा का पूरा अगला क्वेश्चन ही है, 1 माइनस कॉस समथिंग, ठीक है। बट स्टिल मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन वाला मैटर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0 का मैटर है। तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करते हैं। अगेन दे हैव टोल्ड अस दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड वी आर ओनली लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ k। लुक गाइस, तो यहाँ पे क्या है, LHL लिख लिया मैंने, RHL लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया, f0। तो सबसे पहले तो f0 की वैल्यू इन लोगों ने k दे रखी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो अगर मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे ही चेक कर रहा हूँ, 0 माइनस, यानी कि x की वैल्यू वो 0 नहीं है भाई, वो 0 से हल्की सी छोटी है। एंड दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस दैट कि x की वैल्यू अगर 0 से हल्की सी छोटी हो, हल्की सी बड़ी हो, अगर तो वो 0 ना हुई ना तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा। तो कोई बात नहीं भाई, मान ली मैंने इनकी बात, गुस्सा क्यों कर रहे हो, ये आ गया मैटर। अब देखो 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल बताया था, 2 साइन स्क्वायर x/2, जिसके अंदर मैं रिपीटेड आपको ये बोल रहा था कि जो भी एंगल यहाँ पर लिखा है ना उसका आधा हो जाता है एंगल। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ओके। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि ये किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर आधा एंगल 4x का आधा 2x अपॉन में 8x स्क्वायर। लिमिट जरूर लिख देना भाई, जब तक लिमिट अप्रोच नहीं तब तक लिमिट लिखते जाना। अब यहाँ पे ऊपर कितने साइन है, 2 साइन है, और एंगल कितना है, 2x है। तो 2x मैंने एंगल नीचे भी क्रिएट किया, और क्योंकि यहाँ पर 2 साइन थे तो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर लगा दिया। इस तरीके के क्वेश्चन जेईई मेंस में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, सीयूईटी में भी आपको पक्का देखने के लिए मिलेंगे, और वहाँ पे इनको करने का मतलब और भी दूसरा तरीका हो सकता है, बट यू विल बी लूजिंग मार्क्स इफ़ अगर आप वो सब तरीके लगाते हो बोर्ड्स में, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो सब चीज़ों में भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में एक्स, 2 साइन तो यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। अपॉन में बचा है 2 अपॉन में 8x स्क्वायर, अच्छा चलो कोई नहीं काटा मैंने, और ये 4x स्क्वायर, ये तो 1 ही आ गया। तो सिंपली मैं k को क्या बोल सकता हूँ, 1 बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस है तो RHL भी यही निकल के आने वाला है। अगेन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि एज सच कोई नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि RHL में भी सेम टू सेम चीज़ आप यहाँ पे टेप सकते हो, अलग कुछ थोड़ी ना होगा, क्योंकि मैंने 0 माइनस का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं किया है ना। मैं तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते गया हूँ, जब तक लिमिट अप्रोच नहीं तब तक उसे लिखते जाना है, ठीक है। आ गया समझ में। थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह खुद से कर लेना भाई, क्या ऐसे लिख देना, मतलब एज द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0 देयरफॉर 1 इज इक्वल टू, यहाँ से भी सॉल्व करके 1 ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको आप सॉल्व करना, 1 आ जाएगा, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू k। आ गया समझ में, चलें आगे, ओके। देखो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जो मैंने पहले समझाई थी वो याद आनी चाहिए, क्या कि रूट दिखे तो रैशनलाइज, ठीक है। अब देखो बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ पे होगी, मैं मतलब जानबूझ के भाई ऐसे ही क्वेश्चन डालता हूँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, ठीक है। ऑल्दो हो सकता है किसी को भाई कोई लेजेंडरी बालक हो तो ना भी हो से, कई बच्चे इसे -1 पे चेक करने के चक्करों में होंगे, और कई बच्चे इसे 1 पे चेक करने के चक्करों में होंगे। देखो भाई समझो पहले मेरी बात समझो, ये 0 से छोटे पे और कुछ है, और 0 से बड़े पे और कुछ है, यानी कि चेक हमें इसे कितने पे करना है, 0 पे करना है। अब 1 से छोटे पे ये है, और 1 से बड़े पे डिफाइन ही नहीं है, समझ में आ रही है बात। -1 से बड़े पे ये है, और -1 से छोटे पे डिफाइन ही नहीं है, यानी कि जो फंक्शन चेंज हो रहा है ना वो 0 से छोटे पे कुछ है और 0 से बड़े पे
कुछ है, यानी कि हमें चेक कहाँ पे करना चाहिए, जीरो पे इसको हमें चेक करना चाहिए। अगेन दे हैव टोल्ड अस दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फाइंड के। ठीक है, अच्छा भाई कहीं कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो तो आप वो लोग खुद से मैनेज कर लेना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग्स में समझ रहे हो ना तुम। LHL RHL और यहाँ पे F0, अगर तो x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन ये है, तो यहाँ पे एक सेकंड के लिए इनको खुश करने के लिए 2x + 1 अपॉन में x - 1 लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इसमें 0 भर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। चलो एक टेंशन तो हमारी खत्म। अब देखो दूसरे में क्या बोल रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, अगर तो x की वैल्यू 0 से हल्की सी छोटी है तो आप समझ रहे हो क्या है मैटर, मैटर है ये वाला, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है 1 + kx माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - kx अपॉन में कितना है यहाँ पे x है। अब क्योंकि यहाँ पे रूट दिख रहा है तो आप रैशनलाइज कर सकते हो, अगले स्टेप में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा सुंदर दिख जाए बस, अदरवाइज तो वहाँ भी कर ही सकते थे आप। ओके यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, 1 + kx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 - kx अपॉन में सेम चीज़ ही लिखनी है, सोच क्यों रहा हूँ मैं, सॉरी गाइस, a - b a + b दैट इज a² - b², समझ रहे हो आप। तो इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, रूट हट जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, अपॉन में x एज इट इज। देख रहे हो, अब सुंदर लिखने के चक्कर में जो यहाँ पे स्पेस नहीं बची उसका क्या करूँ अब, हो गया ना सुंदरता के चक्कर में नुकसान, सुंदरता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए यार, दिक्कत हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यहाँ पे कितना हो गया 2kx अपॉन में x 1 + kx स्क्वायर रूट ऑफ 1 - kx। अब शॉर्ट में निपटा देता हूँ थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, x से x गायब, ठीक है, और बचे हुए में अब मैं भर रहा हूँ भाई लिमिट। यहाँ पे एक सेकंड ध्यान से देख लेना, फिर तुम कहोगे क्या हो गया, यहाँ पे 0 भर दिया भाई, ये गायब, यहाँ पे भी 0 भर दिया, ये भी गायब। 1 का रूट क्या होता है भाई, 1 प्लस 1 का रूट 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2k/2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया, k आ गया। वैसे तो k की वैल्यू -1 है, मेरे को पता चल चुका है, पर थोड़ी सी इनकी खुशी के लिए यहाँ पे मैं RHL को भी सॉल्व कर देता हूँ 0+, और अगर x की वैल्यू 0+ है तो आप समझ ही पा रहे होगे कि यहाँ पे 2x + 1 अपॉन में x - 1 लिखना है मैंने। अगर मैंने यहाँ पे 0+ डाला तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। एज गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, एज गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी पढ़ा रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी की स्पेलिंग नहीं आ रही, इज कॉन्टिन्यूस एट x is equals to 0, therefore LHL is equals to RHL, अबे यार, is equals to F0, it implies k is equals to -1 is equal to -1, hence k is equal to -1, ठीक है, इतनी इंग्लिश बहुत है, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसीलिए अगेन मैंने डाला है सर। तो ये तो आप समझ गए हो कि अब LHL RHL में दोनों में ही ये चलेगा, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 2 हो गया। LHL में भी 2 से हल्का छोटा होता है और RHL में 2 से हल्का सा बड़ा होता है ना, तो दोनों में ही क्या चलेगा, ये चलेगा। पर 2 पे कितना है, k है, ठीक है। तो देखो भाई इधर एक बार लिख लेता हूँ मैं, LHL लिख लेता हूँ, RHL लिख देता हूँ, हालांकि मैं सॉल्व एक ही करूँगा इनमें से, और F2 लिख लेता हूँ, क्योंकि LHL RHL में देख रहे हो तुम सेम ही आंसर आएगा। तो F2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे k है, ठीक है, ओके गाइस। तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, इधर कितना है x³ + x² - 16x + 20 अपॉन में x - 2।
देखो x की वैल्यू जो है वो 2 से हल्की छोटी है, पर क्योंकि लिमिट पढ़ रहे हैं अप्रॉक्स उसको 2 मान के अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सिर्फ मेरे को इतनी बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ 5% मेरे को इतनी बात बताओ, आप क्या बताओगे कि अगर तो 2 यहाँ पे मैंने डाल दिया, अगर तो मैंने 2 यहाँ पे डाल दिया तो भाई ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया -32 हो गया, और ये कितना हो गया 20 हो गया, और अपॉन में भी 2 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि बेसिकली 0/0 का मैटर हो गया। दिमाग हो गया ख़राब, समझ रहे हो, दिमाग हो गया ख़राब। इसको डिलीट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखो, थोड़ा सा 9th क्लास में जाना पड़ेगा, क्लास 9 जो कि ऑनलाइन थी, वही वाली क्लास, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे ये क्लास भी तो ऑनलाइन है, पर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ लो अभी के लिए, ठीक है। देखो भाई ध्यान से समझो, क्लास 9th में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 एक पॉलिनोमियल का 0 है, तो इस 2 को इधर ले आते थे हम और हम बोलते थे x - 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 डालने से 0 हो गया था, यानी कि x इज इक्वल टू 2 क्या है, इस ऊपर वाले का 0 है, तो x - 2 पक्का से क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। आ गई इतनी बात समझ में। फैक्टर क्या होता है, जो डिवाइड कर देता है। तो अब मैं इसको x - 2 से डिवाइड करने वाला हूँ। अगर ये सब भी नहीं समझ में आता तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। एक चीज़ अपने दिमाग में बिठाओ, क्या कि x - 2 नीचे की तरफ प्रेजेंट है, इनफैक्ट x - 2 का होल स्क्वायर प्रेजेंट है नीचे, इसी की वजह से 0 बन रहा है ना, तो ये पक्का से ऊपर भी होगा, तभी ये जाके कैंसिल होगा। ऐसा ही तो देखो हमेशा हो रहा था ना, ऐसा ही तो हमेशा हो रहा था ना, x यहाँ पे प्रेजेंट था, x यहाँ पे प्रेजेंट था, कैंसिल हुआ। जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट है वो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं और कुछ ना कुछ बनाते हैं ना। जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं और कुछ ना कुछ मतलब बढ़िया चीज़ फिर वो बना देते हैं। प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट्स कैंसिल हो जाते हैं और वो कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ हमेशा बना देते हैं। आ रही है बात समझ में आपको या नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है, ओके गाइस। सो यहाँ पे x - 2 पक्का से ऊपर भी प्रेजेंट है, यानी कि ऊपर वाले का x - 2 फैक्टर है। फैक्टर क्या है, जो डिवाइड कर दे, तो डिवाइड कर देता हूँ, समझ रहे हो। तो मैं डिवाइड अब इसको कर देता हूँ, ठीक है। देखो इधर मैं इधर की तरफ थोड़ी सी ये स्पेस दूसरे रंग से यूटिलाइज करूँगा, किसी बढ़िया से कलर से, पिंक से कर लूँ क्या, आप बोल रहे हो इसलिए कर रहा हूँ। x³ + x² - 16x + 20 को डिवाइड करना है किससे, x - 2 से। देखो यहाँ पे सबसे पहले डिक्रीजिंग पावर में लिख लिया करो, इधर भी डिक्रीजिंग पावर। x को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि x³ बन जाए, तो आप कहोगे सर x² से। x² से x को किया तो x³ बन गया, x² से -2 को किया तो -2x² बन गया। साइन चेंज, तो ये कितना हो गया 3x² हो गया, -16x + 20 हो गया। अब x को कितने से करूँ कि 3x² बन जाए, तो आप कहोगे सर 3x से कर लो, तो ये बन गया 3x²। पर 3x को तो इससे भी करना पड़ेगा, तो ये बन गया -6x, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा -10x + 20। x को कितने से करूँ कि -10x बन जाए, तो आप कहोगे सर -10 से कर लो, तो -10x से किया और ये 20। अच्छा एक चीज़ इसमें दिमाग में अपने बिठा लेना कि अगर लास्ट में 0 ना आए ना, तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। क्योंकि अगर ये फैक्टर है ना, तो इट विल ऑलवेज बी डिवाइडिंग इट कम्प्लीटली। कम्प्लीटली का मतलब रिमाइंडर 0 होता है, अदरवाइज डिवाइड तो हर कोई हर किसी को कर ही देता है, ठीक है। सो अब देखो ये वही है अपना बचपन वाली चीज़, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर अभी भी याद नहीं आती ये चीज़ तो मैं याद दिला देता हूँ। अगर सपोज 15 को 4 से डिवाइड किया तो ये 3 पे जाएगा, यहाँ बचेगा 12 और रिमाइंडर आएगा 3। तो आप डिविडेंड यानी 15 को लिख सकते हो डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आ गया समझ में। तो यहाँ पे भी डिविडेंड को मैं लिख सकता हूँ डिवाइजर यानी कि x - 2, सॉरी गाइस, x - 2 इंटू में क्वोशिएंट अब प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर आ गया। एक x - 2 से एक x - 2 गायब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले को आप फैक्टराइज करो बन जाएगी बात। तो इसको मैं लिख लेता हूँ x + 5 x - 2। ये मैं मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना, दिमाग में कर दी वो कैलकुलेशन, आप मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह करके कर लेना। बचे हुए में लिमिट पुट कर दी तो ये कितना आ गया, थाला फोरा रीजन आ गया। आ गई बात समझ में या नहीं आ गई बात समझ में,
अब ये डिवाइड वगैरह मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको तो सबसे पहले कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह दिख रहा है, इसको लिखा रहने देता हूँ, पर ये RHL नहीं है, ठीक है, ये मैंने ऐसे ही सेपरेटली आपको बस करके दिखाया 2 सेकंड के लिए, ठीक है। डिवाइड भूल ही जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को पता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको एक बार ये बता दिया। अब आप RHL में भी सेम चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें से भी 7 ही आ जाएगा, क्योंकि एज सच मैंने 2 माइनस का कुछ इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है। तो LHL भी 7, RHL भी 7, वो K है, तीनों को इक्वल होना चाहिए। तो K की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 7 आ गई। इंग्लिश आप प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। ओके, आगे चल लेते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये भाई इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा मतलब ब्लंट है, मतलब दिमाग में आना डिफ़िकल्ट है कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता था, ठीक है। ऑल्दो मतलब काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, RD शर्मा बुक में भी 11th क्लास की में भी ये दिया है, मतलब 12th में भी दिया है, मतलब काफ़ी जगह पे प्रेजेंट है। बस थोड़ा सा मतलब ये है कि अप्रोच इतनी जल्दी पिक नहीं होती। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई सब कुछ समझाएगा तुम्हें, ठीक है, टेंशन मत लो। बस मैं एक ही चाहता हूँ चीज़ कि तुम भाई टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मैं ले लूँगा तुम्हारे नाम की। अब इधर देखो, 0 पे चेक करना है क्योंकि 0 पे चेंज हो रहा है मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले तो 0 पे ही लिख लेते हैं, a sin π/2 x + 1। अच्छा भाई एक चीज़ बताओ, अगर x की जगह 0 डाल दो तो 1 बन गया, π/2 इंटू में 1 π/2 बन गया, sin π/2 1 बन गया, a इंटू में 1 a बन गया, ठीक है। करके देख लेना, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, इतना दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस वैल्यू डालो, कर लोगे, तुम कर लोगे, भरोसा रखो। अब LHL भी देख लेते हैं, LHL ईजी है एक बार। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, देखो x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो ये वाला फंक्शन लगेगा। आई होप आपको लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में अंतर पता होगा। जिस तरफ भी चोंच होती है वो चीज़ छोटी रहती है, ठीक है, चोंच है मतलब 0 छोटा है, x 0 से बड़ा है, यहाँ पे x छोटा है 0 बड़ा है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव में, मतलब समझ रहे हो ना, या फिर 0 इक्वल्स टू का भी साइन है, ठीक है। सो x की वैल्यू 0 से अगर छोटी है, 0 माइनस है, तो ऊपर वाले ले लिया। अब इसमें डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे पुट करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये 1 हो गया, अब 1 इंटू में π/2 हो गया, साइन π/2 1 हो गया। क्लियर है? इस चीज़ से ही घबरा रहे थे यार तुम, बताओ। देखो इधर अब लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे 0 प्लस हो गया, और 0 प्लस में यार ये वाला लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है। पहली दिक्कत तो ये है कि ये पेन सही से काम नहीं कर रहा। सॉरी गाइस, सॉरी पेन, आपके बारे में मैंने ये अपशब्द कहा। अब देखो इधर, बकवास छोड़ो, 2 मिनट के लिए देखो, tan 0/0 हो गया, और sin 0 कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। 0 माइनस 0 इज 0, और नीचे भी कितना है, 0 है। समझ में आई ये बात? तो बेसिकली अगेन ये 0/0 फॉर्म बन रही है, एंड वी हैव टू लुक फॉर समथिंग जो इस 0/0 फॉर्म को अब यहाँ से हटा सके। देखो एक चीज़ हमने पढ़ी है फैक्टराइजेशन, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी है रैशनलाइजेशन। देखो रूट तो यहाँ है नहीं तो रैशनलाइज हो नहीं रहा। तीसरी एक और भी चीज़ पढ़ी थी कि हम यहाँ पे 0 की जगह 0 प्लस है ना, तो 0 प्लस h लिख सकते हैं, तो रैशनलाइज तो होगा नहीं। एक बार बस मैं इसे फैक्टराइज करने के लिए ट्राई कर लेता हूँ, अगर वो नहीं हुआ तो 0 की जगह मैं 0 प्लस h लिख दूंगा इसको। हालांकि देखते हैं, चलो देखते हैं पहले, हालांकि पहले ही बुरा नहीं सोचना चाहिए। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, कोरिया का बच्चा भी जानता है कि tan x जो है वो sin x बाय cos x है, माइनस sin x है, ठीक है भाई। अपॉन में यहाँ पे क्या लिख रहा है, x³ लिख रहा है। sin x कॉमन दिख रहा है आपको, तो इसको बाहर कॉमन निकाल देता हूँ। आप कहोगे सर आपने sin x कॉमन निकालने की इतनी एक्साइटमेंट क्यों है? मेरे में भाई sin x कॉमन निकालने की इतनी एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि sin x एक x को तो इस x³ में से एडजस्ट कर देगा ना। sin x बाय x क्या होता है, 1 होता है, इसलिए मैं उसे बाहर निकाल रहा हूँ। sin x यहाँ जो बचा है वो है 1 माइनस cos x माइनस 1 अपॉन में x³ है। यहीं लिख दूँ क्या, क्या बोलते हो बताओ? आप कहोगे तो लिख देता हूँ, चलो नीचे ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं दिक्कत हो किसी बच्चे को तो उसको वहीं लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इसको यार थोड़ा सा मेरे को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट है, पर कोई बात नहीं। देखो इधर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, एलसीएम ले लिया भाई मैंने यहाँ पे, तो sin x 1 माइनस cos x अपॉन cos x,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, हालांकि एक साइन और एक एक्स को एडजस्ट कर देता हूँ मैं, एक साइन और एक एक्स को एडजस्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर ही, यार बदतमीज़, तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर बच गया। एक साइन और एक एक्स को क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ यार, इसको लाइन खींच देता हूँ, अदरवाइज क्या पता दिक्कत हो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स को मैंने आपको बता रखा है, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, शुरू में ही बताया था 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल है। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, अपॉन में क्या है यहाँ पे, कॉस एक्स है एक, और आई होप आप समझ पा रहे हो कि ये बड़े वाला डैश है, इसके नीचे 1 है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, बीच वाला बीच वाले के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क ही नहीं, और ये एक्स स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे x बाय 2 है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मेरे को नीचे भी x बाय 2 की ही नीड है, तो मैंने x बाय 2 यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड फ्री में तो कर नहीं सकता, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होगे, दिस बाय दैट इज 1। तो बचे हुए को देख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 4, तो ये आ गया 1 बाय 2। क्लियर है भाई। सो ए LHL है, RHL है 1 बाय 2, और F0 भी कितना है, 1 बाय 2 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि A की वैल्यू इस हिसाब से कितनी आएगी, 1 बाय 2 आ जाएगी। क्लियर है, चलें आगे, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब मैं बोलूँगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप कहोगे कि ये बंदा तो कुछ गलत है, तो वो बात मैं नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। देखो भाई, इधर LHL है, RHL है, और क्या है अपना F0 है। A और B की वैल्यू निकालनी है, अगेन वही पुरानी कहानी कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो आप A और B की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इधर LHL में ये वाला फंक्शन लगेगा, बिकॉज x इज लेस देन 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ यार, और इधर F0 पे तो वैल्यू C है, तो ये तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इधर देखते हैं भाई, 0 माइनस पे वाला फंक्शन लग जाएगा, बिकॉज x की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, साइन A प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन में x। देखो भाई, इधर x को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दे रहा हूँ, बिकॉज मेरे को पता है साइन x बाय में x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आई होप आप ये समझ पा रहे होगे कि ये तो 1 हो गया। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझो कि यहाँ पर ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। अब ऊपर क्या है, a प्लस 1, तो क्या बोल सकता हूँ नीचे भी a प्लस 1 होना चाहिए। अब a प्लस 1 कोई फ्री में तो देगा नहीं, मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी a प्लस 1 डालना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी कि ये जो है मैटर, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, बिकॉज ये और ये सेम चीज़ है, और 0 के अप्रोच करने से ये 0 को भी अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सॉरी, तो ये कितना हो गया, a प्लस 1 ये, और 1 प्लस 1 इसका, तो ये कितना आ गया, a प्लस 2 आ गया। क्लियर है। अब अगर मैं RHL को सॉल्व करता हूँ, तो a प्लस 2 किसके इक्वल होना चाहिए भाई, C के इक्वल होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं, कोई नहीं, देखी जाएगी। बेसिकली मैं इसलिए डाउट में आ गया क्योंकि इक्वेशन कम बन रही हैं, और जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं a प्लस बी, A B C ये ज़्यादा है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, हो जाएगा, कुछ ना कुछ बढ़िया होएगा। देखो यहाँ पे रूट दिख रहा है, तो आप समझ ही गए होगे, मैं रैशनलाइज करूँगा, पर उससे पहले आपको रूट एक्स कॉमन दिखना चाहिए। वो रूट एक्स मैं कॉमन ले लेता हूँ एक बार, मैं इसमें से रूट एक्स कॉमन लेके ही लिख रहा हूँ यार, थोड़ा सा डायरेक्ट ना आपकी बार। तो यहाँ से ये रूट एक्स चला गया, तो इसमें क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे से एक x चला गया, तो एक x बच गया। यहाँ से रूट x चला गया, तो यहाँ से 1 बच गया। अपॉन में यहाँ पे लिखा है bx की पावर 3/2, तो इसे x इंटू में रूट x लिख लेता हूँ, क्योंकि 1 प्लस 1/2
ही 3/2 होता है, तो ये 1 हो गया, ये x की पावर 1/2 हो गया, तो ये पावर ऐड करके लिखी हुई थी, तो कॉमन दिख रहा था तो कॉमन ले लिया। थोड़ा सा कट रहा है तो यहाँ पे मैं इसे काट देता हूँ। अब यहाँ पे रूट दिख रहा है तो मैं रैशनलाइज कर देता हूँ इसे। क्लियर है? थोड़ा सा बस कैलकुलेशन वाइज फास्ट हो जाओ, मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। रैशनलाइज कर देते हैं अब इसे। रैशनलाइज शुरू में भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। रूट दिखते ही डायरेक्ट भी रैशनलाइज करते हैं, आंसर आ जाता। थोड़ी सी बस ज़्यादा x दिखते और x से पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यार पता नहीं है तो ये क्या लिखे जा रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अब तो कोई नाराजगी नहीं है ना अपनी। 1 से 1 कैंसिल, ऊपर सिर्फ bx बचा है तो bx से bx, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। एक स्टेप उड़ा दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़े स्टेप्स उड़ा दिए मैंने इस क्वेश्चन में, पर थोड़ा सा वही है ना, सेम चीज़ बार बार बता रहा हूँ तो आप लोग भी इरिटेट ही हो रहे होगे। अब यहाँ पे बचे हुए में लिमिट पुट कर दी, तो ये कितना हो रहा है, √1 यानी कि 1 और 1 + 1 2। बेसिकली b गायब ही हो गया, तो जो मेरी टेंशन थी वो हट गई है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों चीज़ इक्वल हैं तो a + 2 हाफ के इक्वल है और ये c के इक्वल है, तो c की वैल्यू तो यहाँ से हमें हाफ मिल गई, a की वैल्यू यहाँ से हमें -3/2 मिल गई, ठीक है। अब b क्या होएगा, b कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, ठीक है, बस जीरो नहीं हो सकता है। हालांकि इन्हें क्वेश्चन में ही लिखना चाहिए था कि b की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेनोमिनेटर को जीरो बना देगा। तो हालांकि वो सब छोड़ो, तुम आप सीधा लिखो c कितना होगा हाफ, a क्या होगा -3/2 एंड b कैन बी एनी रियल नंबर। अगर थोड़ा दिमाग चल जाए तो बोल देना एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये मैटर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा भाई, ये क्या है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, हालांकि मेरे को ये होमवर्क में देना चाहिए आपको, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। LHL लिख लेते हैं, यहाँ पे RHL लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, F2 लिख लेते हैं। हालांकि LHL और RHL आप समझ पा रहे होगे सेम ही आने वाले हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि LHL और RHL के लिए, दोनों के लिए सेम फंक्शन इन्होंने यहाँ पे हमें दिया है। क्लियर है भाई? ओके, वेरी गुड। ओके, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, यहाँ पे लिखा है 2x² - 3x - 2 अपॉन में x - 2। RHL में भी सेम ही वैल्यू चलेगी, मैं एक ही सॉल्व कर दूंगा आपके लिए, दूसरा आप कर लेना। और F2 कितना है, 5 है, ठीक है। बिकॉज इफ x इज हल्का सा छोटा या फिर हल्का सा बड़ा, तो उन्होंने दोनों केसेस के लिए बताया। अगर x 2 नहीं है ना बस, तो फिर क्या होगा, तो फिर यही होगा, ठीक है। आ गया इतना समझ में, चलूँ आगे। ओके, वेरी नाइस। अब एक बार 2 डाल के देख लेते हैं, तो 4 हो गया, 4 2 8 -6, तो ये 0 हो रहा है, ऊपर वाला, नीचे वाला भी 0 हो रहा है, मतलब फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक दिख ही रहा है आपको, तो फैक्टराइज कैसे करें इसे, -4 + 1 मेरे हिसाब से हो जाएगा, -4x + x - 2 अपॉन में x - 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो x - 2 बचेगा, यहाँ पे भी पक्का x - 2 ही बचेगा, तो यहाँ पे +1 लिया रहेगा, ठीक है। आप अपने तरीके से कर लेना यार, जैसे भी करते हो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर क्या आ गया, 2x + 1 इंटू में x - 2, और नीचे भी क्या आ गया, x - 2। x - 2 से x - 2 मैंने गायब कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बच गया, 2x + 1 बच गया, जिसके अंदर अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो 5 आ जाएगा। जैसे ये 5 आया, ये भी 5 आएगा, वो तो 5 है ही, तो बोल देंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है? ओके, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ओके, तो चेक कहाँ पे करेंगे, इसके अंदर हम 8 पे चेक करेंगे, क्योंकि 8 से छोटे पे कुछ है और 8 से बड़े पे कुछ है। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आप रिलेशन इसका मेरे को वो क्या बोलते हैं उसको,
कमेंट्स में बताना भाई, ठीक है, कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है अगर तो गिवन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है? अच्छा, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि इसके अंदर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्होंने थोड़ा सा लिख रखा है, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर आई गेस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि ऑड वन आउट से भी वो हो जा रहा था, ऑड वन आउट जो बचपन में डिफरेंट वाला ना, वही, ठीक है। तो उसके अंदर तो सिंपली पूछा था कि जैसे बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो इनमें से कौन से पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ऐसे ही ऑप्शन दे रखे थे, एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन ये था, एक 1.5 लिखा था और एक ऐसे ही कुछ 5 लिखा था। तो ऑड वन आउट क्या है कि ये बस फ्रैक्शन में हो रहा है, तो बस यहीं पे क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा, सॉरी कॉन्टिन्यूस रहेगा, बाकी हर जगह पे क्या रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है। पर एक बार अभी इसको अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बस ध्यान से देख लो, इतनी देर तुम रुक गए हो, एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। और भाई ये क्या बोलते हैं, इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बहुत खतरनाक स्टाइल में। अब इधर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखो एक एक करके सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बताओ इसकी 1 पे वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब पता है क्या होता है? पहले देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे सपोज एक कोई बैंक है जो कि सिर्फ रुपीज़ एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो पैसा एक्सेप्ट नहीं करता है ना। जैसे सपोज आप इस बैंक के पास 3 रुपये 50 पैसे ले गए, तो बैंक कितना रुपया जमा कर लेगा, 3 रुपये जमा कर लेगा और 50 पैसे आपके पास रह जाएंगे। तो जो रुपये बैंक ने जमा कर लिया दैट इज़ 3 रुपीज़, वो क्या अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर सपोज आप 10 रुपीज़ 70 पैसा लेके जाते तो बैंक 10 रुपीज़ जमा कर लेता, 10 रुपीज़ 90 पैसा लेके जाते तो 10 रुपीज़ बैंक जमा कर लेता। अगर आप सपोज़ 5.9999 रुपीज़ भी लेके जाते तो बैंक 5 ही रुपये जमा करता, क्योंकि वो सिर्फ रुपीज़ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। पर अगर आप 6 रुपये लेके जाते तो बैंक आपके पूरे के पूरे रुपये जमा कर लेता। बेसिक आइडिया ये होता है कि जो भी आपके पास वैल्यू आई है और उसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर कैलकुलेट करना है, तो यू हैव टू गो टू पिछले वाले इंटीजर पे आपको चले जाना है, ठीक है। जो पिछला बड़ा इंटीजर है उस पर चले जाना है। जैसे 6 का तो 6 पे ही रहेंगे, पर अगर 5.9 आ गया तो आप पिछले पे चले जाएंगे 5 पे, 5.5 आ गया तो भी 5 पे, 5.1 आ गया तो भी 5 पे, 5.01 हुआ तो भी 5 पे, 5 हुआ तो 5 पे। पर अगर 4.9999 भी हुआ तो अब आप पीछे जाएंगे 4 पे। नेगेटिव में एट टाइम सोचना डिफिकल्ट होता है, जैसे कि आप ऐसे सोचो 0.5 का तो 0 है, पर -0.5 के लिए आपको पीछे जाना है, यानी कि -1 पे जाना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ -1.3 तो आपको पीछे जाना है, यानी कि -2 पे जाना है। आई होप समझ में आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग क्या। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैं 1 पे चेक करूँ तो 1 पे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 ही है। अगर 1 से हल्के से बड़े पे 1.1 पे चेक कर लेते हैं तो 1.1 पे पीछे पे आ जाएगा, कितने पे, 1 पे। पर अगर मैं 1 से हल्की सी छोटी यानी कि 0.9 पे चेक करता हूँ तो 0.9 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये भी सिमिलर ही है। देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी मतलब 1 पे इसकी 1 है, RHL पे भी 1 है और LHL पे कितनी है, 0। तो अगर मैं पूरे की देखूँ तो LHL पे 3 होगी, RHL पे 4 होगी और मतलब 1 पे कितनी होगी, 4 होगी। अगेन ये भी क्या हो जाएगा, इस हिसाब से कॉन्टिन्यूस नहीं है। बस इसमें 3 तो ऐड किया यार ऑप्शन सी में, कुछ अलग थोड़ी ना है। ये 2 बचे हैं, एक एक करके इन दोनों को देख लेते हैं। पहले हम गलत वाला ही देखेंगे ऑफ कोर्स। देखो इधर अगेन अगर मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया है कि बेसिकली ये जो लिखा है ना, इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जो पैसे जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, बैंक के पास आप सपोज 5.4 रुपीज़ लेके गए, बैंक ने कितने रख लिए, 5 रुपये रख लिए, जो आपके पास बच गए दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मेरे को दिखा तो मैंने बता दिया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, FPF फंक्शन बोलते हैं इसे। ये भी सारे इंटीजर्स पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है। इनफैक्ट जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और जितने भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो हर इंटीजर पे क्या रहते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस रहते हैं बिना चेक करे, ठीक है। पर कोई बात नहीं, अभी हो सकता है आपको एग्जाम में इतनी नॉलेज ना हो, तो एक बार मैं इसको अच्छे से करके बताता हूँ। अगर सपोज मैं 1 पे चेक करता हूँ तो ये भी 1 ये भी 1, तो कितना आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा। अगर सपोज मैं 1+ पे चेक करता हूँ, ठीक है, चाहे सपोज 1.1 पे ये कितना 1.1 और ये कितना है 1 है। अब आप कहोगे सर 1.1 -1 0.1 आना चाहिए, बट इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख लेंगे, 0 ही लिख लेंगे, क्योंकि मैंने मतलब 1.1 तो अपने मन से माना था ना। एक्चुअल में RHL क्या होता है, हल्का सा बड़ा,
1.000000001, मतलब बहुत सारे वंस के बाद क्या आता है, 1 आता है। क्लियर है? अगर मैं हल्की सी लेफ्ट में जाऊँ, यानी कि मैं 0.9 पे चले जाऊँ, तो ये कितना रहेगा 0.9, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आना चाहिए 0.9, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो अगेन ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो जो हमारा बच गया वही हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ये मॉडुलस फंक्शन है, इसको आपको जानते ही होगे, मैं एक बार फिर भी बताता हूँ। ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। इट इज़ लाइक संदीप माहेश्वरी, आप इसके पास जाओ, इतनी मोटिवेशन आपको ये दे देंगे कि आप अगर नेगेटिव हैं तो आप पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे अगर मैं इसके अंदर 1 डालता हूँ तो संदीप भाई हमको 1 आउटपुट देंगे। अगर मैं 1 से हल्का सा बड़ा डालता हूँ तो हल्का सा बड़ा ही आउटपुट दे देंगे, बट दैट इज़ अगेन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। और अगेन अगर मैं LHL डालता हूँ, यानी कि 1 से हल्का छोटा, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं देंगे, क्योंकि अभी ये नेगेटिव नहीं हो रहा है। अगर हम संदीप भाई को -3 दे देते तो संदीप भाई उस नेगेटिव को क्या बना देते, पॉजिटिव बना देते, पर 0.9 कोई नेगेटिव नहीं है, तो उसको ये पॉजिटिव ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे तीनों ही इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपना कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्टिन्यूटी समझ में आया होगा। अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है और इसके प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप घर से खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करना, तो आपको मोस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्लियर हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन और अपनी तरफ से प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको पता ही है, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि भाई इतना कर लिया भाई बस कॉन्टिन्यूटी के आप गॉड बन गए हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा ही रहेगा, है ना, क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। आप जितना सीखोगे आपके लिए उतना अच्छा होते जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, और वो वीडियो शेयर वगैरह जो मैंने बताया था ना, वो नहीं भूलना भाई, समझ रहे हो, ठीक है। तो अपने दोस्तों का भी थोड़ा सा, अगर आपका भला हुआ है तो ही उनका भी थोड़ा भला कर दो, अगर तुम्हें ही मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू यार, ठीक है, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स। थैंक यू भाई।